हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 15 सितंबर 2021 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्विज और टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। आज का टारगेट भी डिस्कस कर लेते हैं। आज का टारगेट है इस लेक्चर का 200 लाइक का। आप लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, हाल ही में हिंदी दिवस मनाया गया है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन हिंदी भाषा के महत्व और उसकी आवश्यकता को याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। साल 1949 में 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। इसके बाद से हर साल हिंदी दिवस के तौर पर 14 सितंबर को मनाया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में लगभग 54 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी बोलते हैं और पढ़ते हैं। दोस्तों, भारत के अतिरिक्त ऐसे कई देश हैं जहां हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं नेपाल। नेपाल में हिंदी बोली भी जाती है और समझी भी जाती है। दोस्तों, अब हम हिंदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि देवनागरी है। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में हिंदी की, तो जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। दोस्तों, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और इसकी लिपि जो है वो क्या है? देवनागरी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। अब हम जानते हैं कि वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो ध्यान से सुनना है आपको। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, बांग्ला, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, इसके अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, बोडो और डोगरी, और इसके अलावा दोस्तों मैथिली भाषा। तो ये 22 भाषाएं हैं जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। दोस्तों, जो कोंकणी भाषा है, मणिपुरी है और नेपाली है, इसको 1992 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट थे, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों, अब हम हिंदी दिवस के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनकी सरकार ने हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया था और ऑफिशियल तौर पर पहला हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। तो याद रखिएगा, हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी 1953 की। और किसने की थी दोस्तों? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, व्यवहार राजन सिंह, याद रखिएगा ये नाम। व्यवहार राजन सिंह हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिन्होंने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो उनके 50वें जन्म दिवस पर ही 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। याद रखिएगा कि जो व्यवहार राजन सिंह हैं, उन्हीं के जन्म दिवस यानी उन्हीं के 50वें जन्म दिवस पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। कब? 14 सितंबर 1949 को। दोस्तों, अब हम कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। कब की थी? 2006 में। इसके बाद से जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसने विदेश में 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया था। तो याद रखिएगा, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन की। तो विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। इसकी शुरुआत की गई थी 10 जनवरी 1975 को, यानी पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 10 जनवरी 1975 को। दोस्तों, विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में जो पहला विचार था वो था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का, और उन्हीं की पहल पर ही विश्व हिंदी सम्मेलन स्टार्ट हुए थे। दोस्तों, विश्व हिंदी सम्मेलन 3 साल में एक बार होते हैं, तो याद रखिएगा। और पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। दोस्तों, 2015 में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया था। 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ है और 12वां हिंदी सम्मेलन 2021 में न्यूयॉर्क में होने वाला है, जो कि अमेरिका में होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस देश ने ऐलान किया है कि वह अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजेगा? तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि वह अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजेगा। दोस्तों, अमेरिका ने
अफगानिस्तान के लोगों की आर्थिक मदद करने के लिए यह ऐलान किया है कि 6.4 करोड़ डॉलर यानी लगभग 470 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता भेजेगा। तालिबान के कब्जे के बाद दोस्तों अफगानिस्तान की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है, तो इसी स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने यह कदम उठाया है। अमेरिका से पहले कुछ और देश ऐसे थे जिन्होंने अफगानिस्तान की मदद की है, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र प्रमुख है। जो संयुक्त राष्ट्र है उसने भी इसकी मदद करने के लिए बात कही है। न्यूजीलैंड, चीन, जर्मनी और न्यूजीलैंड, चीन और जर्मनी ऐसे देश हैं जिन्होंने अफगानिस्तान की आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान का अब नया नाम है, ध्यान से सुनिएगा, इस्लामिक इमीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। यानी अब अफगानिस्तान का नया नाम होगा इस्लामिक इमीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो हम सभी लोग जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में ही स्थित है और इसकी राजधानी काबुल है और करेंसी है अफगानी। और अफगानिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं मोहम्मद हसन अखंद। तो याद रखिएगा, मोहम्मद हसन अखंद जो है वो अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं। जो तालिबान की सरकार बनी हुई है उसके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो याद रखिएगा कौन है, मोहम्मद हसन अखंद। दोस्तों अफगानिस्तान के कुछ पड़ोसी देशों की भी बात कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान के कुछ पड़ोसी देश हैं जैसे ईरान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसके अलावा दोस्तों जो चाइना है वो भी अफगानिस्तान का पड़ोसी देश है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों हाल ही में ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया है, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कौन थे दोस्तों? ऑस्कर फर्नांडिस। तो उनका 13 सितंबर 2021 को निधन हो गया है। दोस्तों कर्नाटक के मंगलूर में ऑस्कर फर्नांडिस ने अंतिम सांस ली और ऑस्कर फर्नांडिस का जन्म हुआ था 27 मार्च 1941 को। और कहाँ हुआ था दोस्तों? कर्नाटक के उडुपी में। वे 1980 में कर्नाटक की उडुपी लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। इसके बाद वो कई बार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए भारत ने किस वित्तीय संगठन के साथ $300 मिलियन का लोन का समझौता किया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के साथ समझौता किया है। कितने डॉलर का? तो याद रखिएगा $300 मिलियन का। इससे पहले भी भारत एडीबी से अगस्त 2019 में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन ले चुका है। ताज़ा समझौते से मिलने वाली लोन की रकम महाराष्ट्र के 34 जिलों में 1100 ग्रामीण सड़कों को 230 पुलों का सुधार होगा। यानी जो 1100 ग्रामीण सड़कें हैं उसके 230 पुलों का सुधार होगा और जो लोन लिया गया है एडीबी के द्वारा। दोस्तों महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी है मुंबई और सीएम है कौन? उद्धव ठाकरे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ बात करते हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक की। यह एक क्षेत्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका जो काम है वो है एशियाई देशों के आर्थिक विकास को सरल बनाना। दोस्तों इस बैंक की स्थापना के समय 31 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में अब 68 सदस्य हैं। तो 68 सदस्यों में बात करें तो 49 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं। दोस्तों एडीबी का मुख्यालय आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो एडीबी का मुख्यालय है मनीला में और मनीला फिलीपींस की राजधानी है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। आपको ध्यान से सुनना है। NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान कौन सा संस्थान है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा IIT मद्रास। तो IIT मद्रास नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 की ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर है। दोस्तों बात करते हैं NIRF की, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो दोस्तों 2021 ने हाल ही में इसने एक रैंकिंग जारी की है। तो भारत में हर साल नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एक लिस्ट जारी करता है जिसमें सभी टॉप यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग देने का काम किया जाता है। यानी दोस्तों जो NIRF है इसका काम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो कॉलेज हैं और जो अन्य शैक्षणिक संस्थान हैं उनको रैंकिंग देना है उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। इसमें अलग अलग श्रेणियां होती हैं। 2016 में केवल 4 कैटेगरी होती थी, 2019 में 9 कैटेगरी कर दी गई, 2020 में 10 कैटेगरी कर दी गई थी और दोस्तों 2021 में कुल 11 कैटेगरी कर दी गई हैं। तो याद रखिएगा आप कि जो NIRF है यह यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो NIRF 2021 की ओवरऑल रैंकिंग है इसमें टॉप 3
जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं या शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर है IIT मद्रास जो कि तमिलनाडु में है, और IISc बेंगलोर, और तीसरे नंबर पर है दोस्तों IIT बॉम्बे जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये टॉप 3 में है। और 10वें नंबर पर है दोस्तों BHU बनारसी, और JNU का नाम है 9वें नंबर पर। और दोस्तों जो IIT दिल्ली है वो है 4थे नंबर पर, IIT कानपुर है 5वें नंबर पर, IIT जो खड़गपुर है जो कि वेस्ट बंगाल में है ये 6वें नंबर पर है। तो ये कुछ रैंकिंग है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के जीके डोज को डिस्कस कर लेते हैं। जीके डोज में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जीके से रिलेटेड, तो ध्यान से सुनिएगा। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों ग्रोगर मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। दूसरा प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे का प्रयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। कौन? बॉल पेन। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो दोस्तों सहतूत की वृक्ष की पत्तियों पर पाले जाते हैं रेशम के कीट। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र है वो तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है दोस्तों? वो है शुक्र। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जो मनुष्य की आंख होती है उसमें प्रतिबिंब बनता है दोस्तों रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है विकिरण विधि के द्वारा। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? यानी डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था DNA का? तो वो किया था वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। और मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। तो दोस्तों ये थे कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम वो प्रश्न डिस्कस करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न है, वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? इन दोनों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? तो ये भी प्रश्न आपका है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीसरा प्रश्न है, ऑस्कर फर्नांडिस का संबंध किस राजनीतिक दल से है? और चौथा प्रश्न है दोस्तों, अफगानिस्तान का अब नया नाम क्या है? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों चलने से पहले आपको बता दें कि आप हमें खबरिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, यानी स्टडी कर को आप खबरिया पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर, जिसको आप बहुत ही कम कीमत पर परचेज कर सकते हैं और इसका फायदा आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिलेंगी, और उनके माध्यम से अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों को, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।